हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ब्रिटिशर्स से आने से पहले इंडिया की क्या कंडीशंस थी। उससे पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक ही बार में जीत लिया था या कहानी थोड़ी अलग थी। 18वीं सेंचुरी का इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा था। यहीं से ब्रिटिश एक्सपेंशन की रियल स्टोरी शुरू होती है। ये वीडियो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ब्रिटिश कैसे आए, बल्कि ये समझाएगा कि इंडिया क्यों हारा। आज हम कॉन्क्वेस्ट से ज़्यादा कंडीशंस को समझेंगे। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन को अपने माइंड में सोचेंगे कि अगर इंडिया रिच था तो फिर गुलाम कैसे बना। 18वीं सेंचुरी का इंडिया इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पिरियस था। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग था और ट्रेड बहुत फ्लरिशिंग था। और इंडिया के टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स तो वर्ल्ड फेमस थे। तो प्रॉब्लम गरीबी नहीं थी, प्रॉब्लम था पॉलिटिकल यूनिटी का अब्सेंस। इंडिया रिच था पर यूनाइटेड नहीं था। इसका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी यूनाइटेड इंडिया से फाइट नहीं की। उन्होंने एग्जिस्टिंग वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और उनका यूज़ स्टेप बाय स्टेप किया। इसीलिए ब्रिटिश एक्सपेंशन एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। ब्रिटिश जीते क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वीक हो चुका था। अब समझते हैं कि मुग़ल एम्पायर का इसमें क्या रोल था। औरंगज़ेब तक मुग़ल एम्पायर स्ट्रांग था, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज थी। एम्पायर आर्मी और रेवेन्यू दोनों को कंट्रोल करता था। एक अथॉरिटी थी, वो थी सेंटर, जहाँ से सारी पावर ऑपरेट होती थी। ओके, लेकिन औरंगज़ेब के बाद क्या बदला। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई और एम्पायर का बैलेंस बिगड़ने लगा। एक स्ट्रॉन्ग रूलर के जाते ही सिस्टम एक्सपोज होने लगा। क्या प्रॉब्लम रूलर्स में थी। लेटर मुगल रूलर्स विजन लेस थे। कोर्ट पॉलिटिक्स गवर्नेंस पर डोमिनेट करने लगी। एम्पायर सिर्फ नाम का रह गया, पावर नहीं थी कोई। सिंबॉलिक रूलर थे और रियल कंट्रोल किसी और के पास था। अब देखते हैं सक्सेशन स्ट्रगल को। सिविल वार्स इतने कॉमन क्यों हो गए थे उस वक्त, क्योंकि मुग़ल के पास सक्सेशन का कोई लॉ नहीं था, कोई फिक्स्ड लॉ नहीं था इनके पास। हर एम्पायर की डेथ के बाद प्रिंस लड़ते थे। एम्पायर वीक्ड इंटरनली, इसका मतलब है कि एनर्जी एम्पायर बचाने में नहीं बल्कि अंदर की लड़ाई में वेस्ट होती थी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने एम्पायर को अंदर से खोखला बना दिया था। अब सवाल ये है कि ये जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही थी और इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे एम्पायर में, ये एक्सपेंशन के लिए हो रहे थे क्या? तो इसका आंसर है नहीं। डेक्कन कैंपेन और रीजनल रेबेलियंस, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, एक्सपेंशन के लिए नहीं, क्योंकि आर्मी और ट्रेजरी दोनों ही कॉन्टिन्यूसली एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म होती चली गई। अब सवाल ये है कि जितने भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, इसका कॉमन लोगों पे क्या असर हुआ। तो इसका असर ये हुआ कि कॉन्टिन्यूस वॉर के चलते सारा पैसा ही ख़त्म हो गया। उसके बाद किसानों पर हैवी टैक्स लगाए गए, जिसका रिजल्ट ये था कि इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ गया और सोशल डिससेटिस्फेक्शन आ गया। मतलब वेल्थ थी पर सिस्टम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लॉस ऑफ सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती गई, गवर्नेंस ऑटोनोमस बन गए और मुग़ल कंट्रोल सिर्फ नॉमिनल रह गया। इंडिया एक एम्पायर नहीं रहा बल्कि बहुत छोटी छोटी पावर्स में डिवाइड हो गया। अब देखते हैं कि इन सब के बाद कौन सी रीजनल पावर्स उभर कर आईं। बंगाल, अवध और हैदराबाद स्ट्रॉन्ग हुए। मराठा और मैसूर भी पावरफुल बने, पर सब अपना इंटरेस्ट ही देख रहे थे। पावर फ्रेगमेंटेड थी, कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडियन स्टेट्स एक साथ लड़ सकते थे?
तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंडियन स्टेट्स एक दूसरे से ही लड़ रहे थे और कलेक्टिव रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ब्रिटिशर्स ने इसी डिसयूनिटी का बहुत फ़ायदा उठाया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल, जो यहाँ ऑलरेडी पॉसिबल था, फूट करो और राज करो की नीति का खूब इस्तेमाल किया। अब पढ़ते हैं मराठास के बारे में। मराठास 18th सेंचुरी की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में से एक थे, पर नेवी वीक थी इनकी और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी लूज था। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की बहुत कमी थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है, और इसीलिए मराठा इतने स्ट्रॉन्ग होकर भी हार गए। इकोनॉमिक कंडीशन। अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन आता है कि यूरोपियंस इंडिया ही क्यों आए? तो इंडिया पुअर नहीं था। इंडियन गुड्स की ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यूरोप को इंडिया चाहिए था मार्केट के लिए और रिसोर्सेज के लिए। रिच लैंड था, प्रोटेक्शन बहुत वीक था और ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन गया। पॉलिटिकल वर्नेलेबिलिटी। वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल और नेवल पावर वीक थी। यूरोपियंस ने ट्रेड में इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिना पावर के वीक होती चली गई थी। अब समझते हैं सोशल कंडीशन को, और सवाल ये आता है कि क्या सोसाइटी यूनाइटेड थी? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। कास्ट और रिलीजन के नाम पर सोसाइटी बहुत डिवाइडेड थी। सोशल रिजिडिटी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मास लेवल रेसिस्टेंस डेवलप्ड ही नहीं हो पाया। सोशल यूनिटी के बिना पॉलिटिकल यूनिटी होना बहुत मुश्किल होता है। अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो क्या लोग इंडिया के लिए लड़ रहे थे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। रॉयल्टी जो थी वो रूलर्स से थी, नेशन से नहीं थी। इसीलिए रेसिस्टेंस लोकल रेबल पर ही रह गया था। नेशन का आइडिया बाद में डेवलप्ड हुआ था। मिलिट्री वीकनेस। आर्मी जो थी वो फ्यूडल स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी। वेपन्स बहुत आउटडेटेड थे और डिसिप्लिन और ट्रेनिंग की कमी थी। ब्रिटिश आर्मी मॉडर्न थी और इंडियन आर्मी ट्रेडिशनल थी। अब आता है नेवल वीकनेसेस। इंडियन स्टेट्स ने सी पावर को इग्नोर किया। ब्रिटिश नेवल सुपियोरिटी डिसीसिव थी। सी रूट्स कंट्रोल करना गेम चेंजर बन गया था। जिसने समुंदर जीता उसने ट्रेड जीता। और अब आती है इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड, रोल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स से रूलर कैसे बने? यूरोपियंस जो थे वो ट्रेडर बनकर आए थे। डिप्लोमेसी, अलायंस और वॉर का यूज़ करके उन्होंने पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे गेन कर ली। कंपनी से क्राउन तक का सफ़र यहीं से शुरू होता है। ये थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में एक्सपेंड होने के रीजंस। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को हराया नहीं, इंडिया की वीकनेसेस ने ब्रिटिशर्स को जीतने दिया। ठीक है, इंडिया हारा क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं था और ब्रिटिश जीता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था।